to learn different methodologies of electrical wiring design and design of ये wiring आ गया और उसके बाद है जी design of power board and distribution board etc. इस तरह switch board, power board, distribution board, ठीक है। तो ये सारी चीजें पॉज कर लेना जब तो आज के सेशन में हमारा देख लिया वायरिंग का हमने पढ़ना है। तो वायरिंग के हवाले से सबसे पहले हमने जो वायरिंग की मेन टाइप्स अगर हम देखें तो वो सबसे पहले है जनाब हमारी अंडरग्राउंड वायरिंग है, ओवरहेड वायरिंग है और इंटरनल वायरिंग है या उसको हाउस वायरिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब जो अंडरग्राउंड वायरिंग है सारी जमीन के अंदर जो वायरिंग है जिसका केबल्स के हवाले से हम पढ़ रहे थे, सारी केबल्स होती है वो सारी अंडरग्राउंड, उसका हमारा आज का एजेंडा नहीं है अंडरग्राउंड वायरिंग का। इसी तरह जो हमारी ओवरहेड वायरिंग है जो आप पोल्स पे नजर आती है, पोल्स पे, इलेक्ट्रिक पोल्स पे और जो फीडर्स और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, उसका भी हमारा एजेंडा नहीं है, ठीक है। जस्ट टाइप्स मैंने लिख दी ताकि आपको पता हो। और उसके बाद जो इंटरनल वायरिंग है जिसको हाउस वायरिंग कहते हैं, ये हमारा आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर, इसको इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी कह देंगे। तो ये जो वायरिंग है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक, इसको इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी कहते हैं और हाउस वायरिंग भी कहेंगे या इंटरनल वायरिंग। इसकी टाइप्स हैं जो कि आज हमने पढ़नी है, जिसमें क्लीट है, उसके बाद बैटन है, केसिंग एंड कैपिंग है, केसिंग एंड कैपिंग है और फिर जो है वो कंड्यूट वायरिंग है, ठीक। ये टाइप्स है। अब इसको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि अच्छा ये तो हमने ओवरऑल मैंने आपको एजेंडा बता दिया कि हमारे एजेंडे के अंदर जो वायरिंग है उसके अंदर ये चार फाइल कर रही है और नॉर्मली जो यूज होती है हम देख लेंगे। इसके बाद जो दूसरा हमारे मेन वो है पावर बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है और स्विच बोर्ड है। तो ये तीनों को हमने देखना है कि कहाँ लगे होते हैं, ये देख लें। और फिर हमने एक ओवरऑल वायरिंग बनाई हुई है जिसके अंदर सारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी इंक्लूड हो रही है। इसको मैं समझा दूंगा, शायद कम्प्लेक्सिटी आपको नजर आ रही है, कोई इतनी कम्प्लेक्स नहीं है। और उसके अंदर पावर बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या स्विच बोर्ड जो है वो कौन कौन से है वो भी हम इसको देख लेंगे। इसके साथ हम स्विच बोर्ड भी लिख देते हैं, ठीक। स्विच बोर्ड। अच्छा, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई हमारे पास जो फैक्टर्स हैं कि जो वायरिंग करनी है आपने, उसके अंदर कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपने सबसे पहले ध्यान में रखना है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम स्विचेस का पढ़ा था तो हमने देखा था कि स्विचेस के लिए कौन से फैक्टर्स हैं, वो 4, 5, 6 पढ़े थे, जिसमें वोल्टेज थी और क्या था, वोल्टेज चेक करनी होती है, फिर उसका कनेक्शन कौन से करने हैं, कितने करने हैं, फिर उसके बाद और क्या था, उसका एक्चुएशन प्रोसेस कौन सा हो, इस तरह की और क्या था, स्विचेस की टाइप। तो ये इस तरह हमने पढ़े थे कि उसका अगर शुरू में आपको पता हो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है तो फिर आप उसको प्रॉपर वो चीज खरीद सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे फैक्टर्स हैं हमारे जो कि वायरिंग करने से पहले आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि कंडीशन क्या है, उसमें देखिए सबसे पहले ड्यूरेबिलिटी है। तो आपने जो है उसमें जो ड्यूरेबिलिटी उसकी पायदारी उसको कह रहे हैं जैसे भी, तो वो क्या है वो देखेंगे। उसमें देखेंगे वेदर कंडीशंस पे या फ्यूम्स पे और उसके ऊपर जो है उसका इम्पैक्ट क्या है। इसके बाद सेफ्टी है, आपका सेफ्टी जो है वो कोई लीकेज है, लीकेज करंट के हवाले से भी आपने देखना है, या कोई शॉक है, इलेक्ट्रिक शॉक के हवाले से भी आपको सेफ्टी चाहिए। तो सेफ्टी के हवाले से पर्सनल सेफ्टी है नहीं है, सेफ्टी के हवाले से कितनी रिक्वायरमेंट है। देखिए आप ज्यादा हर चीज बीच में डालेंगे तो वो तो सबसे अच्छी चीज हो जाएगी, लेकिन फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपने देखना कि कहीं आपकी कॉस्ट की मिसाल तौर पर कहीं आपने टेंट लगाया है, जस्ट आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं घर की, तो वहां आपको जो पानी के लिए वायरिंग चाहिए या वहां जो तो वो सब सादा भी कर ले तो उसमें फार्म है, आप जो प्रॉपर वायरिंग करते हैं वो करते हैं, वो तो बाद में उतर जानी है, तो टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी है तो आपको वहां पर उसको देखना है कि सेफ्टी के हवाले से मैं जस्ट वर्कर्स काम कर रहे हैं या सारे काम कर रहे हैं तो उसमें कितना उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, वो आपने देखना है। इस तरह अपीयरेंस है, उसकी अपीयरेंस क्या हो कि आपने पूरे घर के अंदर अगर आपने प्रॉपर लगानी है तो उसकी अपीयरेंस डेफिनेटली मैटर करती है। आम भी अगर टेम्परेरी काम है तो उसमें उसका इम्पैक्ट नहीं है तो उसके बाद कॉस्ट है, तो कॉस्ट आपके पास कितना बजट है, ये भी है कि आप बजट आपका कॉस्ट का कितना है, उसकी बेस पे कहेंगे मेरे पास इतना बजट है, इसमें मैंने वायरिंग करी और ये मेरी रिक्वायरमेंट है वायरिंग की, आप करें कौन सी पॉसिबल है। तो एक तो ये ऑप्शन है, फिर आप पॉसिबिलिटीज निकाल लेंगे कि ये सस्ती होती है, ये ब्ला ब्ला। और दूसरा ये है कि भाई मैं कॉस्ट इज नॉट द इम्पोर्टेंट, बाकी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है आप देखें। तो फिर आप कहेंगे भाई मैं ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा हो, सेफ्टी भी ज्यादा हो, फिर वो अपीयरेंस भी अच्छी लगे, कॉस्ट का कोई इशू नहीं है, एक्सेसिबिलिटी उसकी हो, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ना लगे क्योंकि मैं इसको परमानेंट इसका सोल्यूशन चाहता हूँ, और इसी तरह उसकी मैकेनिकल सेफ्टी भी अच्छी हो, तो फिर आपने वो देखना है, ठीक है। इसके बाद से एक्सेसिबिलिटी है, इजीली एक्सेसिबल है, आपने कहीं से एक्सेस करना है तो मैंने यहाँ लाइट ऑन करनी है तो कमरे के एंटर होते हैं तो आप देखते हैं कि एंटर के साथ ही स्विच बोर्ड होता है, तो एक्सेसिबिलिटी अगली दे रहा है तो अंधेरे में कहाँ ढूंढते फिरेंगे, तो एक्सेसिबिलिटी। और दूसरा ये है कि इधर है, मैं इधर भी कहीं इधर जो हम यूज करते हैं इसके प्रोजेक्टर के ऊपर कोई चीज, तो वो उधर इसके करीब होना चाहिए स्विच सप्लाई जो है, तो हमें वो चाहिए, तो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। इसी तरह फर्दर उसकी एक्सटेंशन है, वहां से एक्सटेंशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने सप्लाई थोड़ी आगे दूसरे रूम में लेके जानी है, तो क्या है वहाँ सप्लाई में एक्सटेंशन पॉसिबल है कि वहां से आगे मैं ले जा सकूँ,
अगर फ्यूचर एक्सटेंशन है तो उसको अगर आपने पहले से ध्यान में रखा है कि मैंने भी साथ एक्सटेंशन करनी है, 2 कमरे और बनाने हैं, तो फिर आपने वायर जो पहले से डिसाइड किया है उसका साइज शुरू में डिसाइड कर दिया कि मेरा लोड 40 होगा, उस बेस पे आपने वायरिंग कर ली है पहले, ताकि वो केबल का साइज कितने mm की यूज की है वो बाद में चेंज ना करना पड़े। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो सामने रखेंगे। इसी तरह मैकेनिकल क्या एक्सटेंशन होगी, उसके बाद देखिए मेंटेनेंस कास्ट है, आप बार बार मेंटेनेंस करते रहेंगे, क्या पॉसिबल है? अगर ये है तो फिर आप वायर और लगाएंगे। जहां मेंटेनेंस नहीं करते, जिस तरह घर के अंदर है, अंदर एक दफा कर दी तो वो वहां मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, तो वहां आप जो है वो ये चीज देखेंगे। और इसी तरह मैकेनिकल सेफ्टी है, तो मैकेनिकल आप दीवारों में लगा दिया तो यहाँ कोई इतना मैकेनिकल का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं, लेकिन बाहर भी ओपन कहीं लगी हुई है तो वहां मैकेनिकल का या कोई इंजरी या कोई डैमेज हो सकता है मैकेनिकली उसके ऊपर जो है वो, तो उस चीज को भी आपने देखना है कि कहाँ लगा रहे हैं। ये तो आपके हो गए फैक्टर्स जिसके आपने हाउस वायरिंग को आपने देख लिया। अच्छा, अब हम हाउस वायरिंग की डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए तो मैंने आपको 3 टाइप्स बता दी, अंडरग्राउंड, ओवरहेड और इंटरनल या हाउस वायरिंग। इंटरनल हाउस वायरिंग के अंदर सबसे पहले क्लीट वायरिंग है, ये पुराने दौर में यूज होती थी। इसके अंदर ये होता है कि आपका सिरामिक का या पोर्सलिन का एक मटेरियल बना हुआ है, उसके अंदर 2 ग्रूव्स होती थी, उसके अंदर से तार गुजार के और ऊपर से पत्ती से टाइट कर लेते थे, या कोई जो उसकी जो मेटल प्लेट होती थी उससे ऊपर लगा के उसको टाइट कर लेते थे। तो इस तरह यानी आप समझिए कि तार को टेम्परेरी तौर पे हमने इसको यूज करते थे, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, कुछ जब पॉइंट्स के ऊपर ना पोर्सलिन की लगाई हमने, एक उसके अंदर ग्रूव्स बनी है, तार गुजारी, उसके ऊपर पत्थरी या कोई इस तरह की चीज से टाइट कर दिया। ये पुराने दौर में क्लीट वायरिंग यूज होती थी। अच्छा, वो लकड़ी की भी हो सकती थी या फिर जो है वो प्लास्टिक या कोई भी उसका मटेरियल, या जिस तरह पीवीसी इंसुलेटेड वायर्स भी, इसमें वायर जो यूज होती थी उसके अंदर ग्रूव्स, वो तो मैंने वो पोर्सलिन बताया ना, उसके अंदर जो वायर केबल है, जो लास्ट टाइम हमने केबल्स की टाइप पढ़ी थी, ये वल्कनाइज्ड इंसुलेटेड रबर थी, या मतलब ये है कि पीवीसी इंसुलेटेड कोई भी केबल हम यूज कर लेते थे इसमें, ये इस टाइप की। अच्छा, ये तो हो गया आपकी क्लीट। इसके बाद बैटन वायरिंग जो है, बैटन वायरिंग में ये था कि आपने देखा कि बैटन के अंदर आपकी नीचे लकड़ी लगी होती, लकड़ी की जो ना ये उसको क्या कहते हैं, ट्रेंचेस कहते हैं, या लकड़ी के अंदर ना वो ग्रूव सी बनी होती थी, वो लकड़ी के अंदर जो है ना आपने वो केबल जो गुजारे होते थे, और ऊपर जो है ना सैडल जिसको कहते हैं, सैडल जो है अगर आप देखें तो सैडल जो है ना वो क्लिप जिसको कहते हैं, अगर पाइप के ऊपर क्लिप लगाए या छोटे पाइप के ऊपर आपने इंटरनेट की तार लगाते हैं या यूपीएससी घर के अंदर तार लगाते हैं, उसके अंदर वो सैडल कहते हैं या उसको क्लिप कहते हैं, या छोटा पाइप बड़ा पाइप जो नीचे आप देखेंगे और पीछे बेस पे पाइप गुजर रहा है उसके ऊपर सैडल लगे हुए हैं, तो क्लिप लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये क्लिप लगा देते हैं। तो लकड़ी के ऊपर जो आप वायरिंग करते थे उसको हम ये कह देते हैं बैटन वायरिंग होगी, ठीक है, ये हो गया। ये भी हमारी पुरानी ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, ये वायरिंग होती है। दूसरी है, तीसरी है केसिंग एंड केपिंग वायरिंग। केसिंग एंड केपिंग देखिए जिस तरह यहाँ आपको नजर आ रही है, ये तो ये पीवीसी की भी हो सकती है या वुड की भी हो सकती है। तो आप देखें तो ये ऊपर केसिंग जो है, ये पीछे नीचे एक पीवीसी की हमने एक प्लास्टिक जिसको कहते हैं पीवीसी की वो बनाई हुई है, एक ट्रेंच लगा दी है, और उसके ऊपर जो है ना एक ओपन होती है, 3 साइडों से रेक्टेंगल है, तो उसके ऊपर वायरिंग करने के बाद उससे ऊपर हम जो है ना वो कैपिंग जो कवर कर देते थे कैपिंग होती थी, ठीक है। तो केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग जो है वुड की भी हो सकती है, पुराने मेरे ख्याल पुरानी यूज होती थी वुड की, आजकल पीवीसी की होती है। तो अभी ये सामने अगर देखें तो इसको आप केसिंग एंड कैपिंग कहते हैं, ठीक है, वायरिंग ये इस तरह होती है, पीवीसी की है इस वक्त हमारे पास। अच्छा, इसी तरह जो है अगर आप देखें तो उसके बाद आखिरी जो है मोस्टली यूज हो रही है अभी, तो वो कंड्यूट वायरिंग है। तो पाइप है, कंड्यूट पाइप होगा, पाइप के अंदर से वायरिंग करेंगे। ये पाइप आपका पीवीसी का भी हो सकता है, क्योंकि घर के अंदर ज्यादातर अभी पीवीसी यूज होती है, या कुछ ऑफिस में या इंडस्ट्रीज में जीआई पाइप भी यूज कर लेते हैं उसको मजीद उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो वो जीआई पाइप गैल्वेनाइज्ड आयरन का मटेरियल का वो पाइप बना दिया कंड्यूट, या फिर नॉर्मली घरों में पीवीसी होता है। तो जीआई का करेंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा, लेकिन ये पायदार होती है पीवीसी बेस्ड। तो पीवीसी बेस्ड ये हमारी अभी आजकल घरों में यूज होती है। अच्छा, लेकिन पीवीसी के अंदर आप देखें ये कंड्यूट वायरिंग की 3 टाइप्स है। एक नॉन कंसील्ड है कि आपको वायर नजर आती है, तो पाइप कुछ जगह पे आप देखें तो तारों का गुच्छा नजर आता है, कहीं इंडस्ट्रीज में जाए उसकी कोई एग्जांपल आपके देने में बताइएगा कि मिसाल तौर पे आपने स्टैंड लगाया हुआ है, मैंने कुछ जगह पे देखी है, वैसे स्टैंड लगा हुआ तो ऊपर से पाइप गुजर रहे हैं, वो जो पाइप है पाइप के अंदर से वो वायरिंग की हुई है, पाइप गुजर रहे, पाइपों को नीचे से ना उन्होंने सहारा दिया हुआ, इधर एक पॉइंट पे थोड़ी सी जगह जाके फिर एक और स्टैंड, उसके ऊपर मल्टीपल पाइप गुजर रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन जहां मान रही हो इतने पाइप हो, वहां आपने वहां ओपन यानी इसको नॉन कंसील्ड कहते हैं कि ओपन होती है, ओपन इसको ओपन करते हैं, इसमें वो पाइप में गुजारते हैं। फिर दूसरा यह है कि फुली कंसील्ड है, जो नॉर्मली हमारे घरों में होती है कि हमने फुली कंसील्ड की होती है कि छत है तो छत का भी हमें पंखा ही नजर आता है, इसके पीछे वो नजर नहीं आ रही है, और नीचे देखिए तो स्विच बोर्ड तक भी हमें अंदर इंटरनली वो हुई होती है उसकी,
तो वो उसको कहते हैं फुली कंसील्ड। सेमी कंसील्ड में ये है कि आपको मिसाल तौर पे दीवार तक तो आप ले गए ओपन, यानी सामने नजर आ रही है, तो छत पे जो है ना अंदर से आपने वो कर दिए, इसको आप सेमी कंसील्ड भी कहते हैं। इस तरह का केस कहीं पॉसिबल हो तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी सारी वायरिंग की टाइप्स। अब इनकी अगर हम वो बड़े इनकी अगर वो एडवांटेज पढ़े तो उससे अंदाजा हो जाएगा कहाँ हमारे लिए कौन सी फायदेमंद होगी। मिसाल से क्लीट है तो क्लीट के अंदर देखें सिंपल चीप है, कोई इसमें ज्यादा हमें इसमें उसको वो करने के लिए वो पैसा नहीं लगाने सकते, ओपन है, चीप भी है, सूटेबल फॉर टेम्परेरी यूज जहां आपने करनी है वहां ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें क्लीट में यही दूसरा ये समझ लें कि आप क्लीट के अंदर एक केबल लेके जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स पर उसको आपने वो उसको होल्ड करना होता है बस, इसके अलावा और इसके अंदर कोई कॉस्ट नहीं, जस्ट केबल की कॉस्ट है, ठीक है। तो ये रिपेयर भी आप इजीली ओपन है, कहीं से एक्सेस करके इसको आप कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, अपीयरेंस तो बहुत इसकी वो ठीक नहीं है अपीयरेंस के वाले से, और उसको आप परमानेंटली आप इसको यूज नहीं कर सकते, कहीं भी डैमेज कुछ हो सकता है। केबल्स आ रहे हैं ओपन एयर, तो स्मोक या फिर ये देखें रेन या कोई और चीज है, तो वेदर की कंडीशन जो है ना उसकी वजह से इसका डैमेज होने का चांसेस है। तो ये तो हो गई आपकी क्लीट। इसी तरह बैटरी की देखिएगा तो ये भी उसी तरह क्लीट की तरह जो है वो सिंपल और इजी है, ऐसे है इजी, इस तरह तो ये इजी है, ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि आप जीप है, तो ये चीप है, ठीक है। चीप के बाद ये स्ट्रांग और लॉन्ग लास्टिंग है। स्ट्रांग होती है चूंकि लकड़ी के ऊपर आपने उसको लिखा वो बनाया होता है उसके ट्रेंचेस, तो है थोड़ा सा इस हवाले से स्ट्रांग होती है कि उसको जो है ना लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, उसमें डैमेज सबसे कम होते हैं। लेकिन यह है कि इसमें कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड इन ह्यूमिडिटी, अगर वुड की बनाई हुई है तो वैसे ही जहां ह्यूमिडिटी होगी वैसी लकड़ी को खराब कर देगी, और ओपन एंड आउटडोर एरियाज में हम इसको जो है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते। और उसके बाद ये है कि हाई रिस्क डेफिनेटली ओपन होती ही है, ये हैवी वायर्स कैन नॉट बी यूज्ड, तो उसमें छोटी वायर्स हम यूज करते हैं, बड़ी करेंगे तो वो उसको कवर करना, उसके ऊपर वो सैडल लगाना, और वो उसको वजन ही काफी होता है, दीवार पे लगाएंगे तो वैसे ही इतना वजन है तो केवल वैसे ही इसको कवर करना बड़ा मुश्किल है, उसको जो है उसको होल्ड करना। तो ये इसके जो है वो डिसएडवांटेज है। इसी तरह अगर आप देखें केसिंग एंड कैपिंग है, जिस तरह वायर हमने लगाई, इसमें देखें स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग डेफिनेटली ठीक है, और ये चीप है। तो चीप के बाद जो है क्या नाम है इलेक्ट्रिकल शॉक का भी देखें, यहाँ दोनों पहले केसेस में इलेक्ट्रिकल शॉक चूंकि बेयर थी तो इसमें इलेक्ट्रिकल शॉक का नहीं है, इसमें सेफ्टी है इस वाले से। लेकिन जो डिसएडवांटेज देखें तो एसिडिटी, जहाँ एसिड होगा वहाँ ये मतलब एनवायरमेंट वहाँ कॉस्टली है, रिपेयरिंग कॉस्टली है इसकी। क्यों कॉस्टली है, कहीं से अगर ये डैमेज हो जाए तो आपको जो है ना वो ये क्या पूरी केसिंग और क्या इसका हो सकता है, इसका सर पता नहीं, पहले तो पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ से डैमेज है, वो प्रॉब्लम है। और उसके अलावा क्या होगा, जो भी रिपेयर वाला आएगा वो कहेगा भाई इसको पूरा चेक करना पड़ेगा, तो पैसे ज्यादा लगेंगे, सही है। दूसरा ये क्या करेगा, इसको आग भी लग जाए फर्ज करो तो फिर भी उसमें भी प्रॉब्लम ज्यादा है कि सारी पर ये भी डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो ये सारा इसका रिपेयरिंग जो है उसमें, और हाई रिस्क भी इसके अंदर डेफिनेटली हाई रिस्क है, अभी ओपन भी है डेफिनेटली, और ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इस वजह से ये हाई रिस्क जी टाइम कंज्यूमिंग होगा। अच्छा उसके बाद देखें उसके बाद आप कंड्यूट वायरिंग की बात करें, और उसमें कंसील्ड की है, कंसील्ड में जो है हम ये वाली कर रहे हैं फुली कंसील्ड, ठीक है, जो नॉर्मली हम करते हैं। उसके एडवांटेज देखें तो ये देखिए सेफ वायरिंग है, फिर इसकी अपीयरेंस भी ठीक है, आपको नजर जस्ट आप स्विच बोर्ड नजर आ रहे होते हैं और फैन तो बिल्कुल क्लियर चीजें नजर आ रही है, तो इसमें सेफ्टी फ्रॉम केमिकल इफेक्ट या ह्यूमिडिटी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसील्ड है। और उसके बाद जो है नो रिस्क ऑफ वाटर, ये सारा फायर या इस तरह की केबल की जो इंसुलेशन का डैमेज का कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है। डिसएडवांटेज देखें तो एक्सपेंसिव है, डेफिनेटली एक्सपेंसिव होती है ये वायर, और उसके अंदर केबल का फिर आप केबल भी जो उसमें यूज करते हैं उसका भी अगर अच्छे मटीरियल की यूज करते हैं तो वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव होगी, और एक्सपेंसिव है। और क्या एज टू सरफेस कंड्यूट वायरिंग जो है, सरफेस भी इसी तरह कर सकते हैं, कुछ पाइप जो मैंने आपको बताया ओपन भी हो सकते हैं, उससे डेफिनेटली ये क्या होगी, क्यों वैसे महंगी है, महंगी क्यों होगी, मतलब इसी को अगर बाहर निकाल के वायरिंग करते हैं क्योंकि कॉस्ट का कैसे पता सर, क्योंकि इसके अंदर ही करनी पड़ती है, अच्छा मटेरियल लगाना पड़ेगा, अच्छी बात यूज करनी पड़ेगी, अंदर इंटरनल मटेरियल इंटरनल करनी पड़ती है। तो इंटरनल के लिए आपको वो सारा मटेरियल हर चीज जो है उसको जीआई लगानी है या पीवीसी, उसमें मटेरियल देखना पड़ेगा कि सीमेंट के अंदर है, नमी भी आएगी तो उसका इम्पैक्ट ना हो, जमीन के अंदर है, ठीक है, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो कास्ट और क्या था, किधर गया, ये देखिए इंसुलेशन इज कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, इंसुलेशन कॉम्प्लेक्स है डेफिनेटली। और उसके बाद हार्ड टू फाइंड डिफेक्ट्स इन वायरिंग। हाँ, ये भी प्रॉब्लम है कि ये इससे केसिंग एंड केपिंग से ज्यादा है प्रॉब्लम की भी कहाँ वायरिंग का फॉल्ट है, वो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद क्या है, एडिंग एडिशनल कंड्यूट इन फ्यूचर। ये क्या है, ये सबसे टीडियस टास्क है कि वो बड़ा मुश्किल है कि आपने कोई नई केबल अंदर डालनी है तो उसको वो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको स्टेप्स बता दिया। इसके अंदर थोड़े से कुछ चीजें और जो इंफॉर्मेटिव है उसको अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं वायरिंग का बताता हूँ। वायरिंग में देखें तो सबसे पहले 3 कमरे बनाए हैं यहाँ हमने, एक कमरा है, दूसरा है, तीसरा और ये वॉशरूम है, ठीक है। और ये आपका वॉशरूम हो गया और ये यूपीएस है, यूपीएस की भी वायरिंग की है और ये जो है ना आपका मेन बोर्ड हो गया। अब हम तरतीब से देख लेते हैं कि क्या किया है। इसको थोड़ी कम्प्लेक्स नजर आ रही है लेकिन कम्प्लेक्स नहीं है, इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हर कमरे में 2 बल्ब लगे हैं और एक पंखा है, 2 बल्ब और एक पंखा, 2 बल्ब और एक पंखा, ये एक लाइट है। और वॉशरूम में एक लाइट है। और इसी तरह देखें यहाँ तो ये क्या है, किचन है, किचन में एक लाइट लगाई हुई है, कॉरिडोर जो भी इसको कह रहे। और इसके बाद यूपीएस है और उसके बाद देखें तो आपको नजर आ रहे हैं ये ब्रेकर्स हैं, हर फेस का एक ब्रेकर है। हर कमरे के लिए आपने जिस तरह एक ब्रेकर को इस कमरे में जा रहा है, दूसरा ब्रेकर आपका इस कमरे में जा रहा है, तीसरा इस कमरे में है और चौथा जो है वो इसमें जा रहा है। हर कमरे का लेवल लगा दिया ताकि कोई अगर एक ब्रेकर खराब हो या उसको ट्रिप करे तो सारी लाइटिंग वो डिस्टर्ब ना हो। इस तरह कई दफा हमारा तरबेला जो ब्लैक ओवर आता है पूरे पाकिस्तान में शायद नजर हुआ है, 2005 में हुआ था वो जो नहीं पूरा पाकिस्तान ही वो हो गया था। देखें तो उसमें हमारा ऑप्शन है कि एक एरिया जो है खैबर पख्तूनख्वा है तो पंजाब वो तो उसमें हम होता है, ये उस वक्त होता है जो वर्ष सिनेरियो हो जाए, सारी सिस्टम आपका वो हो। अदरवाइज हम ये इधर देखें तो आपका एक कमरा अगर लाइट ऑफ होगी तो बाकी कम रहेंगे। तो ये देखिए एक ब्रेकर जो है एक कमरे में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा देखें तो वो किधर जा रहा है, किचन का है। वॉशरूम में कहां से लेके गए, वॉशरूम भी इधर से ही, वॉशरूम और उसके बाद जो लाइटें हैं वो एक ब्रेकर पे करते हैं। तो ये आप इस तरह करते हैं। और इसी तरह जब हम इन्वर्टर भी लगाते हैं सोलर सिस्टम तो उसमें भी अगर एक इन्वर्टर पे लगा दें सारा कुछ तो उसमें ये होता है कि सोलर का अगर वो होगा तो कुछ प्लेटें एक इन्वर्टर पे, कॉस्ट भी देखनी होती है, साथ ओवरऑल ऑप्टिमाइज करना होता है। अच्छा, इसमें देखिए ये बाकी सारे ब्रेकर्स जो हैं उन ब्रेकर्स को हमने क्या किया कि एक जो मेन एमसीबी है, इसको एमसीबी कहते हैं। एमसीबी की तरह ऊपर ऊपर ये एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है और इसके साथ वो किधर लगाया आपने, आरडीसी पहले लगाओ सर। अच्छा हाँ ठीक है। ये देखें इसको आप समझे थोड़ा सा, तो ये देखिए एक ब्रेकर ये इधर है जिसमें लाइन न्यूट्रल जा रही है और आप सब कुछ देखे कोई मेन ब्रेकर है जिसमें वो इकट्ठा पीछे देख के लेके और एक लेदर। अच्छा, इसमें देखिए अगर आप तो ये आपको बता रहे हैं तो लेदर है ये, ठीक है, ये लेदर है। तो ये वाले ब्रेकर इसी तरह के हैं जो आपको 1 2 3 4 5 नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो आखिरी ब्रेकर है ये इन्वर्टर का है, ये इन्वर्टर का, ठीक है। इस बारे में हमें समझना है, बस ये समझ आ गई मेरे ख्याल में हमें सारी चीजें समझ आ गई। अच्छा, इसमें ये जो ब्रेकर है ना पहला ये 2 पोल है। 2 क्या है कि आप दो तारे इसमें इन करेंगे, इसके 2 गड्ढे लगे हुए, हाँ गड्ढे लगे हुए। तो ये देखें यहाँ से आपकी ये इलेक्ट्रिक पोल है जो खंबा होता है वायर, खंबे से आपका आ गया ये जो एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर में 2 तारें आती है, 2 तारों के दरमियान एक फ्यूज भी लगाते हैं। कुछ जगह ये इग्नोर कर देते हैं लेकिन फ्यूज भी होता है, ये 100 पेयर का कितना लोड है उस हिसाब से। लेकिन ये डिसाइड करता है आपका यूटिलिटी कंपनी, आपको यहाँ तक इजाजत को नहीं होती डिसीजन करने की, यहाँ तक। हाँ, एनर्जी मीटर के आगे जो ये वायर है इसकी डिसीजन की पावर आपके पास है कि आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये वायर मैं कौन से साइज की यूज करूँ क्योंकि आपकी लगनी है। लेकिन यहाँ तक जो है ना वो यूटिलिटी कंपनी वाले आते हैं और ये केबल वो अपनी हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो कुछ कंट्रीज के अंदर वो फ्यूज भी लगाते हैं ताकि फ्यूज जो है वो कोई चीज अगर होता है तो फ्यूज प्रोटेक्शन है, एडिशनल प्रोटेक्शन है जो कि आपको वो करेगी। तो लेकिन ये अगर फ्यूज जल जाए और कोई नुकसान ना हो तो, लेकिन हमारे नॉर्मली ट्रेडिशन नहीं है। आप देखें तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोल से एनर्जी मीटर में आ रही होती है, लेकिन कोई वायर लगाने आए तो आप उनसे बात कर सकते हैं, भाई ये स्टैंडर्ड चल रहा है तो आप भी फ्यूज इसको बीच में लगाएं, या कोई आपका भी होगा लेकिन ट्रेडिशन चल रही है तो फ्यूज बीच में डालें, ठीक है। तो हो सकता है डाल ही हो, उनकी कागजों में हो फिर डालते हो, ठीक है। तो ये आपने फ्यूज होता है नाम। अच्छा, उसके बाद देखिए एनर्जी मीटर के आगे जो वायर है ये आप खुद डिसाइड करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ आपको वायर्स कैसे डिसाइड करनी है, स्विच बोर्ड में जा रही है फॉर एग्जाम्पल फैंस की और
फैंस की है, जिस तरह ये कुछ इधर वायर्स है, साइज पे दिए हुए, इधर वायर्स के हमने कहीं साइज लिखे थे। ये देखिए मैंने 1.5 सर ये लिखा हुआ था, ये गलत लिखा हुआ 2 3 4 ये कैसे लिखा? ये 1 mm की तरह ये कैसे लिखा है? ये 2 3 हटा दो। ये क्या है? 329 है। ठीक है। 1.5 अच्छा 1.5 mm पुराने उसको 329 कहते थे। 329 को लिखने का 3/0.029, तो 29 का मतलब है 0.029 उसका इंचेस में डाया है एक स्टैंड का। 3 का मतलब उसके अंदर 3 स्टैंड्स हैं, अभी आप ड्रिल भी करके आए हैं, ठीक है। अच्छा इसी तरह 2.5 mm की हो तो उसको कहते हैं 729, और इस तरह 4 mm की हो तो वो 736 होता है, 6 mm की हो उसको 744 कहते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और इसके बाद मैं बता रहा था यहाँ कि आपको साइजेस में लास्ट टाइम कैसे बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में वो कवर कर लिया था कि इस इलेक्ट्रिक मीटर से, इलेक्ट्रिक पोल से जो एनर्जी मीटर में आएगी वो कितने mm स्क्वायर की होगी। वैसे तो जो प्रॉपर तरीका मैंने बताया था कि सारा लोड कैलकुलेट करें। आप जो 1 mm स्क्वायर की फॉर एग्जांपल लगाते हैं, इधर मैंने आपको कोई इधर कहीं मिस कर दिया, वैसे वो लास्ट टाइम हमने लिख दिया था, इधर कहीं नजर आ रहा है आपको 1 mm स्क्वायर की केबल है, उसका जो है वो लिखा हुआ हमने फैंस के लिए, बल्ब के लिए, ये समझा कहीं आपने यार, ये 1 mm हाँ ये लिखा हुआ है ठीक। ये कुछ अब वैसे ये नॉर्मल हमने लिखा हुआ है 1 mm की फैंस लाइटिंग्स है, जिस तरह ये बल्ब है, फैंस है, ये सारी जो कमरे के अंदर जो जहां स्विच बोर्ड से आपको आगे नजर आ रही वायरिंग, वो सारी इसमें 1 mm नॉर्मल लगा देते हैं। वरना तरीका जो था वो प्रॉपर ये था कि आप करंट मेजर करें, और करंट मेजर करने का तरीका मैं लास्ट में बता चुका हूँ। उसकी ड्रिल आज हमारा कर ली है कि फॉर एग्जाम्पल आपका पावर है तो VI cos ऑफ थीटा, तो ये सिंगल फेज के लिए है। अगर 3 फेज होगा तो √3 VI cos ऑफ थीटा और दैट इज लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसमें आपने पावर का फार्मूला ही आ गया। अब इसके अंदर पावर के अंदर देखें तो हम बात कर रहे थे कि जनाब ये वरना जो है नॉर्मल हम कहते हैं 1 mm स्क्वायर फैंस और लाइट के लिए 1 mm स्क्वायर की लगा दें, और दूसरा जो है वो क्या नाम है 1.5 mm है, तो ये न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल सारी वायरिंग है। और इसके अंदर इसमें ये भी ध्यान में रखना है कि न्यूट्रल और जो लाइव वायर होती है दोनों की हमने एक ही वो साइज रखना है। जो प्रिकॉशन में थी इधर वो हम नहीं लिख सके, तो वो चीज भी है कि आपने न्यूट्रल और उसकी सेम वो रखें। और इसके बाद न्यूट्रल होगी MCB2 जो स्विच बोर्ड है, मेन सर्किट ब्रेकर जो है, उसके बाद या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर से जो स्विच बोर्ड में आएगी। और न्यूट्रल की जो वायर है वो 1.5 mm की रखते हैं। और उसके बाद देखें तो इसका लोड जो है 1.5 mm का 1500 वाट तक होता है, ठीक है। और इसी तरह अगर 1 mm का देखें तो ये मेरे 500 वाट का था, ठीक है, तो हमने डिसाइड किया। और 1500 के से ऊपर जाएगा फॉर एग्जाम्पल 6 एम्पीयर की सॉकेट्स हैं, उस पर भी लोड जो तकरीबन हम लगाते हैं फैंस का, ये जो क्या नाम होते हैं जो ज्यादा लोड है वाटर पंप और ये सारी जो बड़े बड़े लोड है सॉकेट्स में, जो पावर सॉकेट्स पे लगाते हैं, तो वो भी उसमें भी आप जो है ये फॉलो कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद देखें ये तो आपका हो गया 1.5 mm। इस तरह 2.5 mm से पावर बोर्ड हो गया, ये नीचे वाले बोर्ड जहां हम ज्यादा लोड लगाते हैं, जो आपका होता है क्या नाम है ये इस्त्री वगैरह या ज्यादा लोड पावर